आज हम बात कर रहे हैं पहले फेज के चुनाव की। गुजरात में विधानसभा का पहले फेज का चुनाव हो चुका है। वोटिंग पिछली बार की तुलना में कम हुई है। इससे किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान की आशंका है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की सूरत की, राजकोट की, अमरेली की। अब हम बात करेंगे वलसाड़ की। वलसाड़ में अगर पिछले बार के वोटिंग पैटर्न को देखें तो उसकी तुलना में यहां भी वोटिंग कम हुई है। हालांकि गुजरात का पहले फेज का जो एवरेज है उससे ज्यादा वोटिंग पिछली बार भी हुई थी वलसाड़ में, इस बार भी हुई है। पिछली बार 73% वोटिंग हुई थी और इस बार 69% वोटिंग हुई है। एवरेज से भले ही ज्यादा हो लेकिन पिछली बार की तुलना में 4% कम वोट हासिल हुआ है। निर्णय से समझते हैं निर्णय। बीजेपी का संगठन के लोगों का यह मानना था कि इन फाइटिंग की जो सीट वहां पे एक डैमेज हो रही थी उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया है वलसाड़ में। दूसरा, आम आदमी को लेके जिस सीट के बारे में चर्चा चल रही थी उसके बारे में पार्टी का यह आकलन है, बीजेपी का आकलन है कि वहां का वोटिंग जो इंफॉर्मेशन उनके पास है उसके हिसाब से ऐसा होने की संभावना कम है। वो उसे खतरे के तौर पर नहीं देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, वलसाड़ में जो चित्र उभर करके सामने आ रहा है मतदान के बाद, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि वलसाड़ में बीजेपी इस बार पांचों की पांचों सीटों पे आश्वस्त दिख रही है और उसे होना भी चाहिए, क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न में कमी आई है वो बहुत ही मार्जिनल है। करीब 3.5% की कमी है, जो कि आप उसके बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी गिन सकते हैं, जैसे शादियों का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा परिणामों में। और वलसाड़ में क्या है, कुछ करेक्टिव मेजर्स जो लेने चाहिए थे वो पहले से ले लिए गए थे। जैसे कि कपराड़ा की एक सीट है जो कि काफ़ी टफ सीट थी बीजेपी के लिए, और जीतू चौधरी जो लगातार जीत रहे थे वो सीट, उन्हें पहले ही बीजेपी में सम्मिलित कर लिया गया था और वो एक बाय इलेक्शन बीजेपी के टिकट पे ही, बीजेपी के सिंबल पे ही लड़ चुके थे। तो लोगों के अंदर उनका एक्सेप्टेंस जो था बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे, वो भी एस्टेब्लिश हो चुका था। एक धर्मपुर की सीट थोड़ी ट्रबलसम लग रही थी, जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे इनफाइटिंग की वजह से, लेकिन उसमें भी स्टेप्स ले लिए गए थे और ऐसा लग रहा है कि धर्मपुर की सीट पे बीजेपी को बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भले ही नाम वापस ना लिया गया हो लेकिन बाद में समझा लिया गया था। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, हमने एक चीज़ देखी है कि आदिवासी इलाकों में वैसे भी जो योजनाएं इंप्लीमेंट हुई हैं, जिस तरह से लोगों को उसका लाभ मिला है, वलसाड़ जिला अगर आपको उसका रियल रिफ्लेक्शन देखना है तो आपको वलसाड़ में उसका एक रियल पिक्चर देखने को मिलेगा। अभी जून के महीने में ही प्रधानमंत्री ने एस्टॉल वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट जो इनिशिएट किया, उसकी बहुत चर्चा हो रही है हर जगह, आदिवासी इलाकों में ही नहीं पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। उसके इंजीनियरिंग जो इम्प्लीमेंटेशन है, इंजीनियरिंग पार्ट जो है उस पूरी योजना का, उसको लेकर के। और लेकिन गांव वाले खुश हैं, आदिवासी खुश हैं। करीब 4.5 लाख 5 लाख के आसपास आदिवासी पॉपुलेशन है धर्मपुर, कपराड़ा और ये आसपास के इलाकों में, जहां चट्टानी इलाकों में, हिली रीजन्स में पानी को जिस तरह से पहुंचाया गया, उससे लोग बहुत बहुत खुश थे और उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे वलसाड़ जिले में दिख रहा है। इसलिए मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि वलसाड़ जिले का परिणाम जो पिछली बार था बिल्कुल वही होगा। करीब पांचों सीटें बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है। ओवरऑल इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो निर्णय बीजेपी के टॉप लीडरशिप का यह मानना है कि क्योंकि फाइटिंग नहीं दिख रही है, चुनौती नहीं दिख रही है बीजेपी को वहां पे, और कोई दल चुनौती देता हुआ नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड पे, जिसके चलते मतदाताओं में उदासीनता, पहले से उनका आकलन था कि एक हो सकता है, कल पहले फेज की वोटिंग के बाद भी ये पार्टी का आकलन है कि वो एक बड़ी वजह है जिसके चलते मतदाता उतने ज्यादा उत्साहित होकर वोट करने के लिए नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि चुनौती मिलती नहीं नजर आ रही है, चुनौती मिलती दिख नहीं रही है। दूसरा तर्क जो उनका ये था, पार्टी का और टॉप लीडरशिप का ये लॉजिक था कि क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, एक ढांचा है जिसकी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, सांगठनिक ढांचा, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, तो हम अपना वोट फिर भी गिरा लेते हैं। दूसरी पार्टियों को ज्यादा समस्या होगी, हमें कोई तकलीफ नहीं है अगर वोटिंग परसेंटेज में ओवरऑल कमी आई है तो भी। आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, ये तो बीजेपी के पास एडवांटेज है ही। बीजेपी के पास अपना एक पूरा उनका जो इलेक्शन लड़ने का एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है, जिसमें कार्यकर्ताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और उसको पूरी तरह से मोबिलाइज किया गया है बीजेपी के द्वारा। कहीं कहीं पे जहां इनफाइटिंग फेस कर रही है पार्टी, वहां उसे थोड़ी परेशानी जरूर पेश आई है। लेकिन यही चीज़ हम देख रहे हैं पूरे इलेक्शन का। अगर आप पैटर्न स्टडी करें, पिछले चरण में जो वोटिंग हुई है, अगर आप वोटिंग का पैटर्न भी आप स्टडी करें, तो जो विरोधी दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो,
हमने देखा है कि उनका जो भी उत्साह दिखा वो कैंडिडेट स्पेसिफिक दिखा। जहां पे कैंडिडेट मजबूत है, कैंडिडेट ने जहां पे मेहनत की है और उसने संगठन के साथ कोऑर्डिनेट करके लोगों को अगर मोबिलाइज किया है, कार्यकर्ताओं को, तो वहां उसका इफेक्ट दिख रहा है और उन जगहों पे ही बीजेपी को थोड़ी सी चिंताएं भी नजर आ रही हैं। बाकी अदरवाइज अपने अपना जो पार्टी का स्ट्रक्चर है और जो एक्सरसाइज की गई है पिछले 6-8 महीनों में, उसका परिणाम बीजेपी को इन चुनावों में दिखेगा, भले ही वोटिंग कम हुई है। जी निया, तो निश्चित तौर पे चुनावी नतीजे ये बताएंगे कि इस एक्सरसाइज का कितना ज्यादा फायदा हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले जिले पे और नर्मदा की बात करते हैं। नर्मदा जिले की सीट की अगर बात करें तो पिछली बार की तुलना में इस बार वोटिंग वहां भी कम हुई है। पिछली बार भी गुजरात के औसत से वहां पे वोटिंग बहुत ज्यादा हुई थी। इस बार भी जो पहले फेज का वोटिंग औसत है उससे ज्यादा हुई है, बावजूद इसके पिछली बार की तुलना में कम हुई है। आंकड़ों के लिहाज से अगर समझें तो पिछली बार 79% वोट वहां पे गिरे थे, इस बार 74% वोट वहां पे गिरे हैं। लेकिन पिछली बार बीजेपी का वहां खाता नहीं खुला था। इस बार क्या होगा? क्या पिछली बार जैसा परफॉर्मेंस रहेगा या फिर आम आदमी पार्टी भी वहां पे कुछ खेल कर सकती है या फिर बीजेपी अपना खाता खोलेगी? जो कुछ भी होगा, इस वोटिंग पैटर्न के हिसाब से निर्णय कैसे इसको समझना चाहिए? देखिए, नर्मदा जिला अभी भी फंसा हुआ दिख रहा है बीजेपी के लिए। देखिए, ट्रेडिशनली भी अगर आप देखें तो नर्मदा जिले में अगर चुनावों का प्रतिशत देखें जीतने का बीजेपी का, तो वो हार्डली 20% होगा। बीजेपी बहुत ज़्यादा इन दोनों सीटों पे चुनाव जीत नहीं पाए। लेकिन मैंने देखा है कि 2003 के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रयास किए थे, उसके बाद हमने देखा ये सीट 2007 में, 2012 में, जैसे नादौद की सीट है इस जिले की, वो बीजेपी जीती है। और डेडियापाड़ा की सीट भी 2007 में बीजेपी एक बार जीत चुकी है। तो वैसे स्ट्रॉन्ग कांग्रेस बेस्टियन है ये दोनों सीटें, लेकिन बीजेपी ने मेहनत बहुत की है इन दोनों इलाकों में। और जैसे कि ये इस बार पहले से चर्चा थी कि यदि बीजेपी को रिकॉर्ड बनाना है कोई, तो उसको आदिवासी बेल्ट तोड़ना पड़ेगा। आदिवासी बेल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी पड़ेगी, जो कि हमें मध्य गुजरात में तो होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य गुजरात में अब चुनाव होंगे सेकेंड फेज में, लेकिन साउथ गुजरात में अभी भी कहीं ना कहीं ये ट्रबल थी बीजेपी के लिए। और नर्मदा जो है वो बहुत ही ट्रबलसम एरिया है। और इस बार क्या हुआ कि कुछ कैंडिडेट्स ने भी ट्रबल बीजेपी के लिए खड़ी कर दी। निर्णय इसको एक चीज मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक समझने की कोशिश कर रहे हैं गुजरात के संदर्भ में। जैसे ट्राइबल को लेकर खासतौर पर केंद्र सरकार की ही बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न जाने कितने सारे फैसले किए और यहाँ तक ये हुआ कि देश को पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति भी मिली। बिल्कुल। उसके बावजूद ट्राइबल वोट को खींच ना पाना, उसके पीछे वजह क्या देखते हैं? वो कहाँ असफलता आती है? देखिए, मैं कई बार एक कैजुअल कमेंट करता हूँ, जो मैं देखता हूँ अपने इंटरेक्शंस में, जो लोगों से मिलने के बाद समझ में आता है। जैसे शहरों में हम देखते हैं लोग बीजेपी को गाली भी देते हैं, लेकिन जाके वोट बीजेपी को डालाते हैं। इसी तरह से हमने देखा है ट्राइबल एरियाज में आज भी वो बॉन्डिंग जो है कांग्रेस के साथ ट्राइबल वोटर का, वो इतना स्ट्रांग है कि उनकी साइकी में वो घुस चुका है। क्योंकि मैं आपको बताऊं एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल, हम लोग इस बार जब अपना चुनाव का शो कर रहे थे तो नर्मदा जिले में ही नादौद की सीट पे मेरी कई वोटर से बात हुई। उन्होंने बताया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने से हमें जो फायदा हुआ है हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, हम अपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जब उनसे कहते हैं कि वोट किसे डालेंगे, तो वो हंसते हुए जवाब दे रहे हैं कि गांव वाले डिसाइड करेंगे, सरपंच डिसाइड करेगा। तो अभी भी वो जो रूढ़ियां उनकी बनी हुई हैं उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और वो जो फायदा हुआ है वो आर्थिक फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांकेतिक फायदा हुआ है। हाँ, वो सच में हुआ है, रियल फायदा है। वो कोई परसेप्शन के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे हैं, रियल टर्म्स में महिला बता रही है कि भाई पहले वो खेत मजदूरी करती थी, दिन का 100 रुपया मिलता था, आज महीने का 15 से 16 हजार रुपये कमा रही है। और वो कहती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, वहाँ कॉलेज बने, स्कूल बने, सब कुछ दिख रहा है। मैं आपको बताऊं, नवसारी जिले के वासदा में जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो वहाँ की सड़कें देखने के बाद मुझे एक बार को ईर्ष्या हो गई कि अहमदाबाद की सड़कें इतनी अच्छी क्यों नहीं है जी। इतनी अच्छी सड़कें वहाँ बनी हुई हैं, लोग खुश हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो साइकी जो है उसको बदलने में अभी भी टाइम लग रहा है। आप देखिए ना, ट्राइबल इलाके में आज भी कई ऐसी सीट्स हैं जो बीजेपी गुजरात के फॉर्मेशन से अभी तक नहीं जीत पाई है, चाहे वो व्यारा की सीट हो, वांसदा की सीट हो, नीजर की सीट हो। जी हाँ, निर्णय तो बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बीच रैली भी हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पे ये कहा है कि पहले चरण में वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया है। तो सीधे सुनते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा किस प्रकार का है पहले चरण के वोटिंग को लेकर और चुनावी रैली में क्या कुछ कह रहे हैं। पहला चरण में ज्यादा मतदान थયું છે ભૂતકાળના બધા રેકોર્ડ તોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજયી બનવાઈ છે। ખાસ કરીને
જે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર છે એમનો ઉત્સાહ, માતાઓ બહેનો બેટીઓનો ઉમળકો, એણે આ ચૂંટણી પરિણામો પાક્કા કરી દીધા છે. ભાઈઓ બહેનો, જ્યાં જઈએ ત્યાં એક જ સ્વર સંભળાય, એક જ વાત સંભળાય. લોકોના મુખેથી એક જ વાત નીકળે છે, ફિર એક બાર, ફિર એક બાર, ફિર એક બાર. અહીંયા મારું સ્વાગત થયું, પાઘડી પહેરાઈ, પણ સાથે સાથે મને કાંકરેજની ગાય એની પ્રતિકૃતિ ભેટ આપી. મને યાદ છે, હમણાં થોડા સપ્તાહ પહેલા દિલ્હીમાં ડેરી સેક્ટરનો એક બહુ મોટો વૈશ્વિક કાર્યક્રમ થયો હતો. દુનિયાભરના લોકો આવ્યા હતા અને એ બધા લોકો જોડે હું વાત કરતો હતો. ત્યાં સરસ એક્ઝિબિશન લગાવ્યું હતું અને જ્યારે મેં ત્યાં કાંકરેજની ગાયનું વર્ણન કર્યું, हमारी कांकरेजनी गायनी ताकत कितनी है. तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से बता रहे हैं कि पहले फेज में वोटर्स ने किसको वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहमदाबाद में भी चुनावी सभा है. सेकेंड राउंड की वोटिंग के लिए जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है और असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में एक बार फिर से हैं. और दरियापुर, जो कि पोलराइज करने वाली सीट मानी जाती है, दरियापुर में अपने अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू मुसलमान की बात की. सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा. ये उससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है. अरे तुम और मोदी एक जगह बैठ जाओ. मैं रिवर फ्रंट पर एक बेहतरीन टेबल लगाता हूं, चाय ढोकला रखता हूं. अगर गोश्त रखूंगा तो बोलेंगे ये कौन सा है, छोटा है या बड़ा है. तो गोश्त नहीं, ढोकला और चाय रखता हूं. मोदी जी को ही बिठाता हूं. ये कांग्रेस का नेता जो पूरा पैदल 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 देश में फिर रहा है, उसको भी बुला लेते हैं. और वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज जो है, ये तुम तीनों बैठकर फैसला कर लो, मैं क्या हूं तुम्हारा. मैं क्या तुम्हारा भाईजान हूं? मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं? मैं कौन सी टीम का हूं? तुम तीनों बैठ के तय करो. मैं अपने खर्चे पर रिवर फ्रंट में एक टेबल लगा के बिठान के तैयार हूं. ये कुछ भी नहीं है, मगर ओवैसी को दुश्मन बनाकर पेश करते हैं. अरे मैं दुश्मन नहीं, मैं मर मिटने वाला हूं. मैं किसी का दोस्त नहीं हूं. जो जुल्म करेगा उस जालिम का मैं दुश्मन हूं, चाहे वो किसी मजहब का हो. और आप अगर दोस्त हैं तो फिर क्या कर रहे हैं, आप बताओ. मैं किसी का दुश्मन नहीं, मैं सिर्फ जालिम का दुश्मन हूं. और बार बार जिस अंदाज में वो हमला करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, जिसका नाम तक लेना उन्हें गवारा नहीं, उसे छोटा रिचार्ज कहते हैं. जाहिर तौर पे उनके अपने मायने हैं, अपना संकेत है. ओवैसी फैक्टर दरियापुर, वहां पे जाके, क्योंकि वो पोलराइज होने वाली सीट है, ओवैसी का वहां पे होना बीजेपी के लिए कितना लाभप्रद हो सकता है, कांग्रेस के लिए कितनी चिंता की बात. देखिए, ओवैसी का अहमदाबाद में होना ही कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि कांग्रेस की सीधी सीधी 3 सीटें ओवैसी इस बार काटते हुए नजर आ रहे हैं. और दरियापुर की यदि मैं बात करूं, मैं लगातार देख रहा हूं, पिछले 7 महीनों में ओवैसी कम से कम 10 बार दरियापुर में गए हैं. उन्होंने कम से कम 3 से 4 तो पदयात्राएं की हैं दरियापुर में. तो आप देखिए, और जो कैंडिडेट खड़ा किया है दरियापुर में, हसन लाला पुराने कांग्रेसी हैं. हसन लाला विपक्ष के नेता रह चुके हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, काफी कद्दावर कांग्रेस के मुस्लिम नेता हैं. और कांग्रेस में लगातार उनकी अवहेलना भी होती रही, इसलिए वो पूरे जुनून के साथ इस बार मैदान में उतरे हुए हैं. हालांकि वो क्लेम कर रहे हैं कि वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें ये साफ दिख रहा है कि दरियापुर में मीम जो है, MIM जो है, वो लगातार कांग्रेस के वोट काटती हुई नजर आ रही है. इस बार ये सीट जो है, जो कि पिछले 2 बार से बीजेपी हार रही थी अमलगमेशन के बाद, जी, इस बार ऐसा लग रहा है कि एडवांटेज बीजेपी को ही मिलेगा. जी हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी को फायदा मिल सकता है, के चलते फायदा मिल सकता है बीजेपी को. लेकिन ओवैसी का ये कहना होता है कि अगर हम मैदान में उतर रहे हैं तो हम तो 13 सीट पे गुजरात में उतर रहे हैं, बाकी सीट पे कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कुछ कर दे रही है. तो ये सारे तर्क अपनी जगह पे है. लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ कहा,
शब्दों की मर्यादा को उन्होंने बेहद ध्यान रखा, आमतौर पर रखते भी हैं, लेकिन उनकी पार्टी के वारिस पठान वो लक्ष्मण रेखा एकदम से लांघे, मर्यादा की जो लक्ष्मण रेखा होती है उसे लांघे। सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। डरते नहीं, किसी के बाप से डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। अरे चौवन्नी छाप नचनिया लिफाफा लेने वाले आके हमको गालियां बक रहे हैं। अरे तुम्हारी औकात क्या है बे? हाँ? याद रखो, कानून से लड़ोगे, वारिस पठान कानून की भाषा में जवाब देगा। सियासत से लड़ोगे, वारिस पठान सियासत की भाषा में जवाब देगा। और अगर भाईगिरी पे आ गए ना, अल्लाह जिसको हिदायत दे देख लिया जाए। जी हाँ, तो सुना आपने वारिस पठान को, ये भड़काऊ बातें सेकंड फेज के चुनाव से पहले। सवाल यह है कि इस भड़काऊ बात से किसका फायदा होने जा रहा है, किसका नुकसान होने जा रहा है। अब की बार किसी सरकार में ये चर्चा जारी रहेगी। लेकिन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।